स्टार्ट सर। चाइल्ड करियर फाउंडेशन की ये हमारी 277 का हमारा ये वेबिनार है और ये वेबिनार हमारा जो राष्ट्रीय लेवल का वेबिनार कहलाता है और जिसमें हमारे पूरे हमारे भारत देश के 15-16 प्रांतों के जो लोग हैं वहाँ पे हमारे जो हमारे मेंबर हैं वो सभी लोग हमारे इसमें जुड़ते हुए हैं। इसमें त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और पंजाब, हरियाणा, बिहार, ऐसे बहुत से ऐसे प्रांत हैं जिसमें 16 प्रांत के लोग हमारे यहाँ प्रतिनिधि रूप से जुड़े हुए हैं। 277वां जो हमारा जो वेबिनार है इसमें विशेष रूप से आज हमारे मध्य में जो है वक्तव्य के रूप में डॉक्टर पीएल सलेसल जो हमारे बीच में उपलब्ध हैं। मैं उनका नमस्कार करता हूँ। पीएल सलेसल साहब, आप जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीएल सलेसल साहब। जी सर, नमस्कार सर, मैं जुड़ चुका हूँ। नमस्कार। आपका सभी लोग मतलब है कि आपका चेहरा भी देख ले, ऑन कर दे ताकि सभी लोग आपको जान सकते हैं कि आप ही मतलब हमारे वक्तव्य के रूप में हैं। बस एक मिनट सर, एक मिनट बस। मोबाइल डिस्टर्ब मत करना। बस ये लीफ को ऊपर कर लो। ओके फाइन। मैं विजिबल हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अभी विजिबल नहीं है। सभी को नमस्कार सर। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरा ऑन ही है मेरा। एक्चुअली मैंने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है। मेरा चूंकि एक प्रेजेंटेशन भी रहेगा छोटा सा आप सभी के साथ। जी जी जी, ठीक है। मैं विजिबल हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आपका विजिबल दिख नहीं रहा है आपका वीडियो, तो वो बाकी आपके साउंड तो आ रहा है। ओके सर, राव साहब रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे पिन कर दीजिए, तो पिन करने से ये होगा कि ऊपर दिखाई देगा। अच्छा जी, चूंकि हमारे काफी साथी हैं तो वो कहीं ना कहीं नहीं, दूसरा जिसमें वीडियो दिखाई दे रहा है वो वाला, इसको अनपिन कर दीजिए। जिसमें फेस दिखाई दे रहा है उसको। ये लैपटॉप वाला डिवाइस है। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। अब आपका हाँ, यस दैट्स ग्रेट। डॉक्टर सरेकर साहब, आपका यहाँ पे स्वागत है 277वां वेबिनार में राष्ट्रीय। जी जी। पे जितने भी हमारे पूरे भारत देश के जितने भी हमारे प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, और हम यहाँ पे हमारे वेबिनार प्रारंभ करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो है डॉक्टर पीएल सलेसल साहब, जो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जो हमारा शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में प्रोफेसर पद पर यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और एचओडी के रूप में यहाँ पे पदस्थ हैं। और आप जो है पीएचडी रिसर्च गाइड भी हैं। आपके 38 शोध पत्र जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित भी हो चुके हैं और साथ ही इन्होंने शोध कार्य, पुस्तक लेखन और प्रेरक वक्तव्य, मोटिवेशनल स्पीच के रूप में बहुत अच्छे अपना स्पीकर के रूप में काम कर रहे हैं। आप विशेष रुचि रखते हैं इस चीज में, मोटिवेशनल स्पीच को लेकर, और हम लोग लगातार इनसे जुड़े हुए भी रहते हैं। वर्तमान में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के संभागी नोडल अधिकारी भी वर्तमान इस पद पर भी पदस्थ है। साथ ही आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के मास्टर ट्रेनर भी है और कल ही वहाँ पे नेशनल उनका कमिश्नर की बैठक थी, तो वो कल ही लौटे हैं फ्लाइट से, यहाँ पे नागपुर लौटे, रास्ते से छिंदवाड़ा आए हैं और तभी वहाँ की सारी चीजें बातें हुई है। खास तौर पे वहाँ पे नेशनल लेवल के मास्टर में होने के नाते और कुछ पदों पर और प्रशिक्षक में, जैसे नशा मुक्ति भारत अभियान में और स्वच्छता अभियान जैसे भी मुद्दों को लेकर वहाँ पे एक मास्टर ट्रेनर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। आपने उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको उल्लेख पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप व्यक्तित्व के बहुत धनी भी हैं और अत्यंत मतलब ये भी
कम से कम अपनी मुस्कुराहट के आधार पर लगे कि लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो मैं सम्मानीय डॉक्टर सरेसर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे इस 270 वेबिनार में हमारे जो भी राष्ट्र के जितने भी हमारे प्रतिनिधि जुड़े हैं, उनको जो विषय जो दिया गया है हमारा जो स्पीकर के रूप में, वे अपने वक्तव्य प्रदान करेंगे। और ये हमारा जो सत्र जो रहेगा वो आपका 45 मिनट का रहेगा। 45 मिनट बाद हमारे बीच में मध्य में CCF के डॉक्टर अध्यक्ष जो है राजेश शर्मा जी हमारे उपस्थित रहेंगे, जिनका 5 मिनट का विवरण रहेगा। और उसके पश्चात हमारे जितने भी यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपसे प्रश्नोत्तरी करेंगे। जो चीज उनको समझ में नहीं आती है, जो पूछना चाहते हैं, उसका प्रश्न करेंगे और आप उसका आंसर देंगे। ऐसी आशा करता हूँ कि आज का हमारा वेबिनार निश्चित रूप से हमारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके लिए बहुत आकर्षित हो सकता है और आपका मोटिवेशनल ही हम सभी लोग के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। डॉक्टर सरेसर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राव साहब। आज की इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े आप सभी विद्वत जनों का मैं डॉक्टर PN सनेसर स्वागत करता हूं। मेरा ये मानना है कि इस वेबिनार से जुड़े सभी साथी अपने अपने फील्ड के महारथी लोग हैं और इस पर्टिकुलर फील्ड में आप निरंतर काम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आपका जो अनुभव है इन सारी चीजों को लेकर, आज हम जो डिस्कशन करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके उस काम में कुछ एड ऑन कर पाए। बाकी जहां तक मैं देख रहा हूं कि काफी वरिष्ठ और अनुभवी साथी भी जुड़े हैं, काफी युवा साथी भी जुड़े हैं इसमें। हमारे मेल फीमेल सभी एक्सपर्ट्स इसमें जुड़े हुए हैं। और ये केवल एक वेबिनार नहीं है, बल्कि मुझे ये लगता है कि पूरे भारत देश का युवाओं के प्रति चिंतन करने वाला जो समूह है, आज रविवार को 4 से 5 बजे के बीच में बैठकर उस विषय पर चिंतन करने वाला है कि हमारे देश के जो किशोर हैं, जो युवा हैं, उनको कौन सी चीजें फेस करनी होती है और हम और आप मिलकर कैसे उनको उन चुनौतियों में मदद कर सकते हैं। मैं क्लियर एक बात कर दूं कि हमारा जो टॉपिक है ये चुनौतियां हैं, अवसर नहीं है। मीन्स आज हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि हमारे युवाओं के सामने, किशोरों के सामने, टीनेजर्स के सामने किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि हमारा समय सीमित है और अगली बार जब आदरणीय राव साहब और इस संस्था के अध्यक्ष महोदय समय देंगे, उस समय हम लोग अवसरों पर भी जरूर चर्चा करेंगे। ये कोशिश हुई की है कि सारी चीजों को हम और आप मिलकर अभी डिस्कस कर सकें। जब लगभग 5 बजने वाले रहेंगे तो हम इस बात पर आपसे सभी से इस बात का फीडबैक जरूर लेंगे कि जो हमारा विषय था हम उसको कहाँ तक टच कर पाए। तो बहुत ज्यादा इसकी औपचारिकताओं को विस्तार न देते हुए मैं अभी अपने एक छोटे से प्रेजेंटेशन पर आना चाहूंगा और चाहूंगा कि हम इस प्रेजेंटेशन को बहुत गंभीरता से लें और इसमें जो चीजें निकल कर आती है उसको हम और आप आपस में करेंगे। सर ने कहा कि प्लीज कनेक्ट द कैमरा एंड माइक्रोफोन विथ अ सिंगल सी as there is some issue with my laptop, so I can present my presentation only through the laptop. And if video is not that much important, so I'll join with laptop only, so that this will be very much convenient for the group. So now I'm going to present my presentation. राव साहब, आप मुझे प्लीज बताइएगा कि प्रेजेंटेशन विजिबल है क्या? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, विजिबल है। सर ओके। सर विजिबल है? यस यस यस। ओके, थैंक यू सो मच। सो द वेरी फर्स्ट स्लाइड, मुझे ये लगता है कि हमारे साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझने जानने वाले लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोग शायद अंग्रेजी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ये आप इसका वीडियो ऑफ कर दो और उसको रख लो अपने पास, है ना? तो आप उसका फोटो ले लेना।
सर राव साहब, मुझे आपकी एक मदद चाहिए कि मैं प्रेजेंटेशन किस में करूं, हिंदी में या इंग्लिश में, या हिंदी इंग्लिश दोनों में? हाँ, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, क्योंकि मिक्स वाले भी हैं बहुत से लोग, अच्छा। है ना, अलग अलग प्रांत के भी। राव साहब, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैं अपने साथियों से कुछ पूछना चाहूंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो भी साथी हैं वो प्लीज अपना माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। बाकी सम्माननीय चौबे साहब ने मुझे बताया था कि सर इसका सिस्टम ऐसा है कि 45 मिनट माइक म्यूट रहेगा और लास्ट के 15 मिनट सभी के लिए वो अनम्यूट रहेगा। बट इवन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ मुझे चर्चा करनी हो तो हमारे जो साथी हैं उनका माइक अनम्यूट करने की आप प्लीज परमिशन दीजिएगा। जी हाँ, जी जी। तो ये जो पहली स्लाइड है, इस पहली स्लाइड में 2 पिक्चर्स आप लोग देख पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये दोनों पिक्चर हमको किस बात का मैसेज देते हैं। आप में से कोई एक सम्माननीय साथी प्लीज मुझे बताएं। हैंड रेस करके बता दें कि वो मतलब वो अपने इनके पास में उत्तर हाँ देना हाँ, प्लीज चाहते हैं कोई भी कि एक माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं प्लीज, मैं सुनना चाहूंगा आपसे। ये जो पहली स्लाइड है हमको क्या मैसेज देना चाह रही है? The child is thinking and he's looking for the nature, enjoying the nature. Okay, really sir, great. One more response I would like to take. सर ने जैसे कि बताया कि ये जो युवा है, ये जो बच्चा है, ये प्रकृति की गोद में बैठा है, प्रकृति को निहार रहा है। बहुत सही। और एक आंसर मैं लेना चाहूंगा। मैम दिखाई दे रही है? मैम से रिक्वेस्ट है, निर्मला मैम। हाँ ये ठीक है, मुझे नाम तो दिखते हैं तो मैं बाय नेम पूछ लूं आपसे प्लीज। निर्मला मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बताएं कि ये पहली स्लाइड हमको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? Nature again. यस यस, नमस्ते मैम, प्लीज बताएं ये स्लाइड क्या बताना चाह रही है हमको? सर सर आई थिंक हेलो। हाँ यस यस, यू आर ऑडिबल प्लीज। सर वो एकांत में, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एकांत में इसलिए बैठे हैं कि वो किसी चीजों को सोच रहे हैं, या उनके मन में कोई चीजें चल रही हैं जिनको वो एकांत में बैठ के समझना चाहते हैं, वो उस पर विचार कर रहे हैं। बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। सर आप बीच में कुछ कह रहे थे सर, प्लीज आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। Actually, my point is also actually the child may be under depression, so maybe he was facing some problems, maybe. So he like to realize, he like to calculate, he like to take the decision after sitting before the nature, maybe. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much. I got your point. Anybody else? See, I have taken 2 responses and both the responses are really very nice. One more response, please, from R.K. Rahul Sahab, if you are comfortable. ये बच्चा अकेले में बैठा हुआ है और इसको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता है। हो सके इसके मन में कुछ बातें चल रही हैं जो वो अकेले बैठ के सोच रहा है। दोनों कंडीशन हो सकता है, कुछ अच्छी बातें सोच रहे चाहिए, कुछ इसके सलाह की हो सकता है, कोई इनको सपोर्ट करे, कुछ इसको गाइड करे एज ए सपोर्ट के लिए। बच्चे के लिए बैठ के अकेला सोच रहा है। बहुत सही। जैसा कि मुझे आदरणीय चौबे साहब ने बताया और बार बार राव साहब ने भी कहा कि सर ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत बड़े विचारकों का ग्रुप है और ऐसा ग्रुप है जो बात की तह तक जाकर उसके समाधान पर काम करता है। और आप तीनों के रिस्पॉन्सेस ने मुझे ये समझा दिया है कि जिस दिशा में हम
अपने आज के डिस्कशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, वाकई हम लोग उस चीज को लेकर बड़े गंभीर है। ये जो स्लाइड है, कोई और हमारे साथी बोलना चाहेंगे प्लीज, क्योंकि तीनों ही रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे थे। जी ममता मैम। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बच्चे जब इस उम्र में आते हैं और भविष्य के जब उधेड़-बुन उनके दिमाग में चलती है कैरियर को लेके कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब वो इसी तरह एकांत में बैठ के मन में मनन करते हैं और भले किसी डिसीजन पे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनका जो व्यू है और उनका जो स्थान है वो इसी तरह का होता है। Excellent answer. Excellent answer. See, the first slide is showing two pictures. The first one, ये जो पहली स्लाइड है, ये दो चित्र दिखा रही है। पहला कि जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, किशोर, ये जो टीनेजर्स हैं, जो युवावस्था के बिल्कुल दहलीज पर है, इनके साथ में जब करियर की बात होती है, उनके भविष्य की बात होती है, उनके रोजगार की बात होती है, उनके आने वाले कल की बात होती है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बात को लोगों के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, और फिर वो अपने लिए एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां पर बैठकर वो उस पर गहनता से विचार कर सके, जहां उनको जरूरत है एक ऐसे गाइडेंस की, एक ऐसे मार्गदर्शक की कि वो उनके मन में चलने वाले हजारों प्रश्न, आई रिपीट, हजारों प्रश्न के समाधान पर चर्चा कर सके। और ये जो दूसरी स्लाइड है, ये दो जो महान विभूतियां हमको दिखाई दे रही हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा साहब और डॉक्टर कृपा शंकर चौबे साहब, और एक जिनका चेहरा मेरे सामने है, हमारे श्यामल राव साहब। आप वो लोग हैं जिन्होंने इस विषय में सोचा और आज के इस टॉपिक को डिसाइड किया, और मुझे आपने इस योग्य पाया कि हम इस विषय पर सर चर्चा कर सकते हैं। तो पहली स्लाइड ये बता रही है कि यहाँ प्रॉब्लम है जो बच्चे का फोटो है, और इसी स्लाइड का जो दूसरा फोटो है उसके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करने वाले लोग। तो द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट। पहली ही स्लाइड अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। अब अगली स्लाइड को आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये मुझे बताइएगा ऑडिबल है कि नहीं, राव साहब? यस यस ऑडिबल। सर वाज इट ऑडिबल? हाँ बिल्कुल ऑडिबल। चलिए मैं इसको एक बार फिर प्ले कर रहा हूँ। वो जो पहला बच्चा हमको दिखाई दे रहा है पहली स्लाइड में, उसके मन में यही प्रश्न है सर। एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद में हर युवा को एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती है वो यही है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, और वो समाधान ढूंढना चाहता है। कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। देखिए हर चीज अपने आप में एक मैसेज लेकर आती है, हम उसको कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये हमारा अपना व्यू है। वंस मोर, ओके अब आप इसको देखिए। महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए पढ़ो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। राव साहब ये भी ऑडिबल है प्रॉपरली? ऑडिबल। चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। Okay. So in this video, the youth is asking about what to do. And in this video, someone is telling about what is the main aim of study. आपने मेरी दूसरी स्लाइड भी देखी। इस दूसरी स्लाइड में भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक साइड वाला व्यक्ति इस चीज को लेकर परेशान है
कि जिस चीज को मैंने पढ़ रहा हूँ, जैसे हो सकता है 11th-12th में किसी ने कोई टॉपिक लिया है, कि कोई विषय लिया है, मे बी साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, और वो उसने इसलिए लिया है कि वो उस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, उसमें करियर बनाना चाहता है। इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डिसाइड हम करते हैं अपने पेरेंट्स के इनपुट्स के बेस पर, अपने दोस्तों के इनपुट्स के बेस पर, कि यार कॉमर्स ले लो, हम लोग अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। साइंस ले लेते हैं, हमारा करियर अच्छा हो जाएगा। आर्ट्स ले लेते हैं, पढ़ने का टेंशन नहीं है और नौकरियों की तो भरमार है, जो चाहे उस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इसमें एडमिशन लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है, तो चूंकि उसने एडमिशन लेने से पहले अपनी जो काबिलियत है, जो सेल्फ असेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट उन्होंने किया ही नहीं। और सेल्फ असेसमेंट नहीं किया तो अब वो जो व्यक्ति है वो इस चिंता में आ जाता है कि यार मैंने ये विषय ले तो लिया है, अब मैं करूं क्या। तो उस समय आप और हम, या उनका ही ऐसा एक कोई दोस्त जो इस एक मूवी का क्लिप है, ये कहता है आपने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए। कि पढ़ाई का मेन मकसद क्या है? पढ़ाई का मेन मकसद है काबिल होना। अगर व्यक्ति काबिल होगा तो उसके सामने अपने करियर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं रहेंगे। लेकिन होता है इसके उल्टा है, हम पढ़ाई को लेते हैं कि हमको इसमें अच्छे परसेंट बनाने हैं, हमको टॉप रैंक हासिल करनी है, हमको मेरिट में आना है, हमको पोस्टरों में छपना है, हमको जिस कॉलोनी, जिस मोहल्ले, जिस घर में हम रहते हैं उसके नेक्स्ट डोर, आजू वाले, बाजू वालों की वो तारीफें सुनना है कि वाह यार आपके बेटे ने तो मेरिट में नंबर ले आया, 99% ले आया, स्टेट में टॉप कर लिया, देश में टॉप कर लिया और तमाम चीजें। जबकि पढ़ाई का मूल मकसद ये है ही नहीं। पढ़ाई का मेन मकसद नंबर गेम नहीं है। पढ़ाई का मेन मकसद है जिस भी विषय को हमने चुना है उसमें हम वो एक्सीलेंस हासिल कर ले कि अब हम उसके ऐसे एक्सपर्ट बन जाएं कि उस विषय से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो उसका समाधान हमारे पास होगा। करियर से जुड़ी जो मुख्य चुनौतियां हैं, अगर हम उस पर बात करें तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। करियर से जुड़ी चुनौतियां उन विभिन्न बाधाओं को दर्शाती है जिनका सामना किशोर और युवा अपने विकास के दौरान करते हैं। इन चुनौतियों की समय रहते पहचान और समाधान करना आवश्यक है ताकि वे सही और समझदारी पूर्ण निर्णय ले सके। आज पता है क्या हो रहा है, जब हम और आप स्कूल एजुकेशन में थे, चूंकि टीनेजर्स हमारे स्कूल और कॉलेजेस में ही होते हैं, तो हम इतनी जल्दी करियर को लेकर सीरियस नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल मीडिया की चकाचौंध ने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में करियर 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 ऐसा समा दिया है कि उनको ये लगता है कि व्हाट नेक्स्ट। तो वो अपने मूल जो उद्देश्य है, पढ़ाई की एक्सपर्टीज, उससे हटकर अब वो करियर से उसको जोड़ने लग गए। और फिर वो ये देखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा टेंशन की बात है। तो इसीलिए हमको समय रहते उनके इन इश्यूज को पहचानना पड़ेगा और उनके समाधान पर हमको डिस्कशन करना जरूरी होगा। मैं देखता हूं कि श्यामल राव साहब, चूंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूं, आप इस वेबिनार के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, निश्चित रूप से आप स्कूलों में विजिट करते होंगे, कॉलेजेस में विजिट करते होंगे, कम्युनिटीज में विजिट करते होंगे, साथ ही आपका टाइम टू टाइम बच्चों के साथ में कन्वर्सेशन होता होगा। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अब आज के बाद जब भी आप कहीं पर उनसे मिलने जाएंगे ना, तो प्लीज उनको, आपके पास उनको बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट बताने से पहले ना 10 मिनट उनसे पूछिएगा कि यार करियर को लेकर तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है, आप बनना क्या चाहते थे, आप कर क्या रहे हो, आपको क्या लगता है कि ये पढ़ाई या कोर्स जो आपने चुना है ये वाकई आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। मींस ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर, हमारे साथ होता क्या है, सिंपली हमारी स्थिति ऐसी होती है कि पेशेंट हमारे पास आया या हम पेशेंट के पास पहुंचे, या उल्टा होता है हम पेशेंट के पास पहुंच गए और हमने उसका इलाज करना शुरू कर दिया, ये जाने बगैर कि उसको तकलीफ क्या है। तो इस फील्ड में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म तब कर पाएंगे, ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसा करते भी होंगे। हम इसमें बेहतर परफॉर्म तब कर पाएंगे जब हम बच्चों को पहले 15 मिनट सुनेंगे
और बच्चे वहां 50 प्रकार के हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वो 50 बच्चों को गाइड करें तो हर किसी को आधा आधा मिनट दीजिए, इतना ही बोलने लगाइए कि मेरी प्रॉब्लम ये है सर। तो अगले आधा घंटा जब आप उन लोगों से बात करेंगे ना, वो आपसे ऐसे कनेक्ट होंगे, उनको लगेगा यार श्यामल राव साहब तो मेरे से ही मिलने आए थे, या अभी हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं, ये लोग मुझसे ही मिलने आए थे क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम को समझकर मुझे समाधान बताना चाह रहे हैं। यही मेरी ये 3rd नंबर की स्लाइड कह रही है कि करियर से जुड़ी चुनौतियां उन विभिन्न बाधाओं को दिखाती है। चुनौती क्यों है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं उसको नहीं हासिल कर पाऊंगा, मेरे लिए वो प्रॉब्लम का कारण बन गई। अभी जब आपसे बात करनी है तो मैं आपको बता रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ कि मेरा ये प्रेजेंटेशन 4:01 पे कंप्लीट हुआ है। ओके, और मुझे इससे पहले बिल्कुल ये नहीं लगा कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं। आई न्यू दैट आई विल डू इट। यही सेम चीज हमारे आज के किशोरों, आज के युवाओं के साथ नहीं होती। वो लक्ष्य के करीब होने के बावजूद भी ये सोचते रहते हैं कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं। व्हाई? द रीजन इज, उनको लगता है कि यार बाधाएं इसमें आ सकती है। बस उन बाधाओं से वो कैसे निकल के बाहर आएंगे, इस पे समाधान की जरूरत है। ये है भाई वो युवाओं का ग्रुप जिसके मन में हजारों प्रश्न चल रहे हैं। करियर से जुड़ी जो मुख्य चुनौतियां हैं उसमें सबसे पहला ये है, उच्च प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के कारण जो हमारे किशोर हैं उन पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होता है, जिससे उन्हें लगता है कि एक परीक्षा ही उनके पूरे भविष्य का फैसला करेगी। मैं आपको पूरी ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूं, जैसा कि आदरणीय राव साहब ने आपको मेरा परिचय दिया, ये उनका स्नेह है मेरे प्रति कि उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा की। लेकिन हाँ, आप सभी के स्नेह आशीर्वाद से काफी जगह जाके हम सारी चीजें कर पाते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरे 2 बेटे हैं और वो अभी 11वीं क्लास में हैं। 1ली से लेकर 10वीं तक हमने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि यार मुझे आपसे 90% चाहिए या मुझे आपसे 99% चाहिए। हमने उनसे हमेशा यही कहा कि जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि जब आप उस विषय से संबंधित पूछे गए प्रश्न का जवाब लिखने की स्थिति में पहुंचेंगे तो आपके मन में डर नहीं होना चाहिए कि यार मैं इसको लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, मैं इसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हमने कहा कि नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भाई एक प्रोफेसर के बेटे हो तो एटलीस्ट देख लेना कि सम्मानजनक नंबर आपके आए। और उसका रिजल्ट ये रहा कि उनके ऊपर हमने ये शैक्षणिक दबाव का टेंशन ही नहीं बनने दिया। एंड द रिजल्ट इज कि दोनों ने, हमारे बच्चों ने 80% प्लस नंबर लेकर आए। तो जब बच्चों पर शैक्षणिक दबाव होता है तो उनकी जो वास्तविक प्रतिभा है वो अपेक्षाओं के नीचे दब जाती है और उनको ये लगता है कि अगर मैंने 10वीं में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, ये बड़े बड़े शहरों में जो लोग कोचिंग करने जाते हैं, नीट करने, JEE और तमाम परीक्षाओं में शामिल होने वाली कोचिंग्स करने जाते हैं, ये प्रेशर बार बार, मतलब कोई मम्मी या पापा अपने बच्चों से जब कॉल करेंगे तो ये पूछेंगे, हाँ बेटा कर लोगे ना, निकल जाएगा ना, देखो यार तुमको मेरिट पे आना है, नहीं तो फिर वो हो नहीं पाएगा। मींस आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरा बच्चा घर से दूर है, कैसा है, ठीक से खा रहा है कि नहीं, अच्छे से जी रहा है कि नहीं। स्टडी, नीट, JEE एंड JEE एंड जॉब is not the aim of life. The main aim of life is to be happy. खुश रहें, और जब आप खुश रहेंगे ना, आपका मन प्रसन्न रहेगा, तो शैक्षणिक क्या कोई भी दबाव आपकी प्रतिभा को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए हमको बच्चों के दिमाग से ये शैक्षणिक दबाव वाली जो चीजें हैं, आप देखते होंगे NCERT और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर शैक्षणिक दबाव ना बढ़े और उनको ये जो कंपटीशन है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं और इन दोनों को मिलाकर बेस्ट परफॉर्म करने वाला जो प्रेशर है, इससे बचाया जा सके। सीखने में कठिनाई, सीखने में असक्षमता, शारीरिक असक्षमता या व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले किशोरों को उच्च स्तर के समर्थन की आवश्यकता होती है जो उनके करियर की अनिश्चितता को बढ़ा सकता है। देखिए, हर बच्चा या हर युवा या हर किशोर, हर टीनेजर
हर चीज के लिए नहीं बना है। हर किसी की अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी योग्यता है। आपने वो जो एक वीडियो क्लिप देखी छोटी सी 3 इडियट्स मूवी की, मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ ऐसे कोई साथी होंगे जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है, इस प्रकार की मूवीज नहीं देखी। और इस प्रकार की मूवीज और अच्छी बुक्स और लेक्चर्स हमेशा हमको इस बात को इंडिकेट कराते हैं कि भाई हर व्यक्ति हर पद को हासिल नहीं कर सकता, वो यूनिक है, उसकी अपनी कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं, और वो अपनी यूनिक क्वालिटीज के अनुसार जिस फील्ड में वो इंटरेस्ट रखता है उस फील्ड में पढ़ाई करें और आगे बढ़े। क्योंकि जब वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता ना, तो अपने आप को ही समझने लगता है कि मैं असक्षम हो गया हूं। टाइम देखना यार कितना हो रहा है, हाँ मतलब टाइम भी ज्यादा ना हो। भावनात्मक है ना सर, हाँ वही मैं कह रहा। भावनात्मक उतार चढ़ाव, इमोशनल, ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, देखिए सरहद पर तैनात जो फौजी है ना, वो भी हमारे जैसे ही हाड़ मास के इंसान है, लेकिन वो -डिग्रीज के टेम्परेचर में वहां तैनात इसलिए है मजबूती के साथ में, क्योंकि उसके अंदर वो उत्साह है, वो भावना है कि मुझे देश की रक्षा करनी है। आई मस्ट टेल यू ऑल कि इमोशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ एनीवन। भावनाओं का बहुत असर है। ये भावनाएं ही हैं जो मनुष्य को जुनून से जोड़ती है, ठीक है। तो उनकी किशोरावस्था में भावनाएं नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के हिस्से विकसित हो रहे होते हैं, जिससे अचानक गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ सकता है। हम बच्चे से उम्मीद कुछ और करते हैं, बच्चा उस समय कर कुछ और रहा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं अपनी खुद की बात, कि कभी कभी हम अपने बच्चों को, चूंकि मेरे बेटे भी टीनेजर से, इसलिए मैंने इससे उसको कनेक्ट किया है, कि कभी कभी हम उनसे कह देते अरे यार तुम मोबाइल देखने लगे। बोलता है अरे अभी तो लिया है मैंने मोबाइल भाई, अभी तो मोबाइल लिया है। और मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जिन जिन के घर में ये टीनेजर बच्चे हैं उनको ये जवाब सुनने को मिला होगा। तो देखिए हम जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो हमको उनकी उम्र का, अपनी उम्र का और अपनी अपेक्षाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये देखिए कि हम जब उनकी उम्र में थे, हम अपने आप को अगर उनकी जगह रखकर बात करेंगे या उनसे डिस्कशन करेंगे ना, तो ये जो चिड़चिड़ापन है ये डेफिनेटली कम होगा। हम लोग अक्सर इस बात पर बात करते कि अरे यार बच्चे पे ध्यान देने की जरूरत है, ये इसको बहुत गुस्सेल हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। बट हम ये भूल जा रहे हैं कि हम भी उस एज से गुजरे हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि यहाँ पर वो भावनात्मक उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। तो करियर में भावनात्मक उतार चढ़ाव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस फोटो को देखिए प्लीज, और इसमें लिखी हुई बात को देखिए, आत्मविश्वास की कमी। पता है बहुत सारे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी के लिए जिम्मेदार उनके वो सबसे करीबी लोग रहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत मैं इस बात को बहुत ध्यान से आपसे कह रहा हूं पूरे इससे, कि बच्चों में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भावना विकसित करने में सबसे बड़ा रोल उन लोगों का है जो उनसे सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार उनको अपनी अपेक्षाओं के बोझ के तले दबाते रहते हैं, और बच्चों को ये लगता है कि यार अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। क्योंकि अगर आप किसी को रेस में दौड़ने के लिए बोले और आपको, अगर आप उनसे कहते हैं कि दौड़ो, तो वो दौड़ेगा ऐसा कि उस रेस में नंबर 1 ले आएगा। लेकिन जब आप उससे ये कहते हैं कि नहीं आपको दौड़ना ऐसा है कि सबसे पहले आप ही हो, तो फिर देखिए परीक्षा से भगवान भी डरते हैं। हमने कई बार इस चीज को पढ़ा भी है, सुना भी है और कहा भी है कि परीक्षा से सब डरते हैं। और जब नकारात्मक शारीरिक छवि और अपनी क्षमताओं पर संदेह के कारण आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। अक्सर गुस्से में हम लोग बोल देते हैं अरे हट तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। भले ही हमारा अपना बेटा है, हम उसको लाड़ प्यार कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके एक सिंगल लाइन उसके कॉन्फिडेंस की जो नाव है ना उसको हिला देती है। तो करियर में कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीइंग मेंटर्स, being motivators, this is also our responsibility to boost up the confidence of the target audience या target kid या target youth। तो हमको हमेशा ये जो मोटिवेशनल लेक्चर्स हम देते काहे के लिए,
आत्मविश्वास के बढ़ाने के लिए तो दे रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे ये लेक्चर उस समय 0 हो जाएंगे यदि हम किसी से ये कहें कि अरे नहीं यार ये आपसे नहीं होगा। तो हमको टाइम टू टाइम इन जो किशोर अवस्था से गुजर रहे बच्चे हैं, इनको उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हमको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तनाव और खिंचाव, तनाव एक ऐसी चीज है जो सिर्फ, मैंने अभी उस दिन देखा सर, मैं आपको बताऊं हम सब फ्लाइट से सफर करते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली रहती है तो सबको डर लगता है। भाई मुझे भी लगता है, हल्की फुल्की घबराहट होती है कि अरे यार अब तो ये टेक ऑफ होने वाला है। मैं आपको बताऊं, एक मम्मी, एक उसके पापा और एक बच्चा था, और वो बड़े आराम से अपने मम्मी की गोद में सिर रख के मैगजीन पढ़ रहा था, और उस समय फ्लाइट जो है टेक ऑफ हो रही थी। वो फ्लाइट की स्पीड और तमाम चीजें आपको पता है। मैं उस समय ये सोचा कि यार देखो, मैं इतना 45 साल की एज में आ गया और मुझे घबराहट हो रही है, और ये लड़का देखो कितने मस्त आराम से बढ़िया लेटा हुआ है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कितनी स्पीड से फ्लाइट चल रही है। तो तनाव जो है ना, तनाव बड़ी से बड़ी चीजों को परेशान करने वाला मामला क्रिएट करता है, टेंशन। इसलिए हम कोशिश करें कि जब अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो उसको अनावश्यक तनाव से दूर रखें, क्योंकि ये जो तनाव है ये आपके परफॉर्मेंस को हमेशा प्रभावित करता है। रिश्तों में बदलाव, माता पिता के साथ संबंधों में बदलाव और संवाद की चुनौती भी एक समस्या है, खासकर अगर परिवार तनाव में है। क्या हम में से किसी ने ये सोचा है कि हमारे बच्चे या वो बच्चे जो हमारे टारगेट बच्चे हैं, वो हमसे बात करते समय बहुत झिझकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से बात करते समय या बाजू के किसी अंकल से बात करते समय वो बड़े मजे से बात करते हैं। और हम लोग अक्सर उनसे ये कह देते हैं कि यार तुम सारा गुस्सा हम पे ही दिखाते हो यार, दूसरों से तो बड़े अच्छे से बात करते हो। अब इसका रीजन क्या है? ये देखिए, इसका रीजन है माता पिता के साथ संबंधों में बदलाव और संवाद की चुनौती भी एक समस्या है। अक्सर आपने देखा होगा, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ये बात को कहते हैं कि हमको अपने बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैत्रीपूर्ण व्यवहार उनसे नहीं रखेंगे तो आपसे शेयर क्या करेंगे? आप मेरी पहली स्लाइड याद करिए, वो बच्चा वहां जाके बैठा क्यों? वो इसलिए वहां जाकर बैठा क्योंकि उसको अपनी फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जिससे वो अपने मन की जो दुविधाएं हैं वो शेयर कर सके। तो रिश्तों में बदलाव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भविष्य को लेकर अनिश्चितता, गैर परंपरागत कैरियर चुनने में कठिनाई, किस तरह की नौकरी करना है यह तय करने में किशोरों को मुश्किल होती है। उन्हें कैरियर के कई विकल्पों और अनुभव की कमी के कारण चिंता होती है। ठीक है, आप देखिएगा कि जब कोई भी करियर एक्सपर्ट किसी स्कूल या कॉलेज में जाता है तो 50 चीजें उनको बता देता है और उनको कंफ्यूज कर डालता है। आपने अगर मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी की काउंसलिंग करने जाएं, प्लीज आस्क द सिंगल वन बाय वन कि यार आप क्या बनना चाह रहे हो, और जो उसने सोचा है उसको उसी से रिलेटेड चीज में अगर हम गाइड करेंगे ना तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा। गैर परंपरागत करियर चुनने में कठिनाई, भाई मेरा बेटा फोटोग्राफर बनना चाह रहा है और मैं उसको इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, वो उसकी चाहत कुछ और है और हमारी अपेक्षा कुछ और है। इस चक्कर में भी चीजें गड़बड़ होने लगती है। माता पिता और समाज के दबाव के कारण किशोर डॉक्टर या इंजीनियर जैसे पारंपरिक करियर चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर वो कुछ अलग चुनते हैं तो उन्हें असफल होने का डर होता है, क्योंकि इससे परिवार की छवि खराब हो सकती है। भाई हम ये कहते हैं ना, अरे यार आप इतना मतलब प्रोफेसर का बेटा होके और क्या भाई तुम फोटोग्राफर बनोगे क्या? यहां दिक्कत हो गई। भाई देखिए, अगर लोगों के आधार कार्ड अलग अलग है, आधार कार्ड अलग क्यों है? क्योंकि फिंगरप्रिंट सबके डिफरेंट है। तो जब पूरे वर्ल्ड में किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे, इवन मेरे और मेरी पत्नी के फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं, मेरे बच्चों से मेरे फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं और वो एक ही फील्ड में कैसे जा सकते हैं? अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं है, तो मैं कैसे उनसे ये कहूं कि यार आपको ये बनना पड़ेगा, नहीं तो मेरी इमेज तो खराब हो जाएगी। मैं इतना बड़ा प्रोफेसर, देश विदेश में लेक्चर देने जा रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर, बड़े बड़े ऑफिसर्स मेरे साथ सामने बैठकर ट्रेनिंग लेते हैं, और बोलूंगा मेरा बेटा क्या फोटोग्राफर बनेगा? तो ये जो गैर परंपरागत करियर चुनने में कठिनाई होती है सर, इसके पीछे का कारण ये भी है।
मीडिया का प्रभाव, अब इसको देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी छूटा हुआ नहीं है। ये मीडिया इतना यूजफुल टूल है, लेकिन जो इसका मिसयूज हम लोग करते हैं उस वजह से भी बच्चों के दिमाग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब चीजों को ऐसा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि अगर कहीं पर सक्सेस है तो सिर्फ यही है, जबकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसके सेल्फ असेसमेंट में वो इस योग्य नहीं है, और इस वजह से पूरे नेगेटिव इंपैक्ट उसके दिमाग पर धीरे 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 पड़ने लगते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अपने लिए कौन सा करियर चुनूं। मीडिया अक्सर विभिन्न करियर के बारे में अवास्तविक या पक्षपाती दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो युवाओं की सोच पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ऐसे चित्रण, आपको याद है क्या कि बचपन में लोग शक्तिमान बन के घूमते थे? आप में से बहुतों को याद होगा। किसी को याद है प्लीज बताएंगे? किसी के अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि वो शक्तिमान बन के घूमा और बच्चा गिर गया? एक आध प्लीज कोई माइक अनम्यूट करके मुझे बताइए। ममता मैडम, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। सर कई बार हुआ है, छोटे बच्चे वो बन के एक दुपट्टा गले में से बांध के और जो कुर्सी या स्टूल है उसके ऊपर से नीचे कूदे और कई बार उनके हाथ पैरों में चोट लगी। सर बहुत बार देखा हमने, है ना मैम? तो जी सर। आप ये देखिए कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा मोबाइल को देखता है, इसको कोई भी मतलब झुटला ही नहीं सकता इस बात को। आप 50 बार उसको मना कर दीजिए, वो 100 बार देखेगा, और अगर आपने बोला तो वो चिड़चिड़ाएगा भी, गुस्सा भी करेगा, मोबाइल पटक के अपने कमरे में चला भी जाएगा, और कल से हमसे बात भी नहीं करेगा 3 दिन तक, जब तक हम उसको कोई उसकी पसंद की चीज ना दिलाते। तो ये फैक्ट है। और मीडिया जो है ना, मीडिया क्या करती है कि बहुत ऐसी मतलब इमेजिनरी चीजें उसके नजर के सामने लाकर रख देती है, और फिर अब वो भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है। उसको लगता है कि अगर कहीं सक्सेस है तो इसी में है, और मैं तो ये कर नहीं पाऊंगा यार, तो मेरा होगा क्या। इसलिए ये आवश्यक है कि युवा उन्हें मिलने वाली जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें और सटीक तथ्यों की खोज करें। देखिए, हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप हम सब जो गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं, हम उससे ये कहें कि भाई देखो, देखने में कोई बुराई नहीं, और आपको अगर ये लगता है कि ये चीज आपके लिए सही है या कोई भी चीज आपके लिए सही है, तो उसके बारे में आप रिसर्च करें, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, उसके फैक्ट्स को पता करें और फिर उस पर विश्वास करें। अगर ये गाइड करने में हम और आप सक्सेसफुल हो गए तो मीडिया अपना बुरा प्रभाव किसी भी बच्चे पर नहीं छोड़ पाएगा। अब इन चुनौतियों से कैसे निपटें? पहला है, खुले संवाद को बढ़ावा दें। किशोरों से खुलकर बात करें और उनकी चिंताओं को सुने। देखिए, मैंने 2 बार इस चीज को पॉइंट आउट कर दिया कि जब भी हम लोग किसी से भी बात करने जाएंगे, प्लीज आप उनसे उनकी सुनिएगा। पहले एक स्वस्थ संतुलन बनाए, पढ़ाई और निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने में उनकी मदद करें। उनको बताइए कि यार, आपको टीवी देखने का मन है ना, टीवी भी देखो, घूमने का मन है ना, घूम भी लो, थोड़ा देर मोबाइल देखने का मन है वो भी देखो, लेकिन जब अगले 2 घंटे आप पढ़ाई करेंगे या अगले 2 घंटे जब आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर वो 2 घंटे आपको ऐसी प्रिपरेशन करना है कि आपका पूरा फोकस बस उसी पर है। परिणाम के बजाय प्रयासों को महत्व दें। हम अक्सर किसी के फेल हो जाने पर वो तो ऐसा दिखाते हैं कि तुम तो कम नाराज हो भैया, हम तुमसे ज्यादा दुखी हो गए, जैसे सारी पढ़ाई आपने ही कर ली, सारी परीक्षा आपने ही दे दी, सारे रद जगह आपने ही कर लिए। नहीं, कोई भी व्यक्ति चॉइस से फेल नहीं होता, ये बात हमको समझना पड़ेगा। किसी भी दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति ये सोच के नहीं दौड़ता कि मैं हार जाऊं। किसी भी परीक्षा में बैठने वाला स्टूडेंट ये सोच के नहीं परीक्षा देता कि मैं फेल हो जाऊं। ठीक है? तो हमको बीइंग पेरेंट्स एंड बीइंग मेंटर्स, हमको बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि भाई, आपने जो प्रयास किया है उसका परिणाम आपको मिला है। मतलब हो सकता है कि प्रयास में कहीं कमी रह गई। हमने आपको बताया भी था कि हमने अपने बच्चों से कभी नहीं कहा कि 95 प्लस लाना, हमने उनसे कहा कि आप अपनी मेहनत अच्छे से करिए, और जब उनका रिजल्ट आया हमने बढ़िया उसको सेलिब्रेट किया। ठीक, अगर रेस की बात है और वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही काउंट किया जाएगा, और अगर वो 4th में आया तो भी आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। उसको बताइए कि आप 4थे नंबर पर इसलिए आए क्योंकि आपसे शुरुआत के 3 लोगों ने ज्यादा अच्छे से मेहनत की। तो आइए, पहले तो हम भाई इस बात के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने एफर्ट करके 400 में से 4थे नंबर पे आए यार, बधाई हो आपको।
हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आप मेहनत करोगे ना, ऐसी करना कि वो आपके आगे कोई नहीं रहे। ठीक, तो इससे होगा ये कि बच्चा हतोत्साहित नहीं होगा कि यार मैं फेल हो गया या मेरे कम नंबर आ गए तो मेरे पेरेंट्स की नाक कट गई। ऐसा फील कभी भी बच्चों में नहीं आना चाहिए। व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करें और गैर परंपरागत करियर विकल्पों पर भी विचार करें। उन्हें यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें। हर कोई वहां ऊपर पहुंच के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं कह सकता। इस बात को हमको भी समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। वैसे किसने कहा था ये लाइन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? मदद करेंगे आप में से कोई प्लीज मुझे बताने में, किसने कहा था? इकबाल ने। जी मैम। सर आई थिंक इकबाल सर ने राकेश कहा था सर। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी ने कही थी बात। कब? जब वो कहां पर पहुंचे थे सर? सर चांद पर। जी ठीक है, इसको भी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। 5 मिनट रुक जाए यार बेटा, 5 मिनट बस, फिर अपन हो गया मेरा सेशन। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जब हमारे राकेश शर्मा जी पहुंचे थे और हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था कि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, बताइए वहां से हमारा देश कैसे दिखता है, तो उन्होंने ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमको बच्चों को उनके सेल्फ असेसमेंट के आधार पर उनकी कैपेसिटी को देखकर ये बताना पड़ेगा कि हम अपने लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिनको प्राप्त करने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं। केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से बात नहीं जमेगी, क्योंकि हमने सपने बहुत बड़े बड़े देख लिए, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग वैसी नहीं है, हमारी मेहनत वैसी नहीं है, हमारा एग्जीक्यूशन वैसा नहीं है, तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। उनको ये भी बताएं कि गैर परंपरागत करियर विकल्प भी है, उन्हें उनके जुनून के आधार पर करियर विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित भी करें। भाई ऐसा किसने सोचा था कि वो पानी जो ईश्वर कृपा से हमारे यहाँ भरपूर है, कभी बॉटल में भरकर 20 रुपए में बेचा जाएगा, 10 रुपए में बेचा जाएगा। कभी कभी तो पानी की बोतल, हम लोग जो एयरपोर्ट्स पे अपन लोग पानी की बोतल खरीदते हैं, 200 रुपए की पानी की बोतल आती है। तो ये गैर परंपरागत करियर विकल्प हैं। आजकल इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, इतनी सारी नई नई चीजें हैं कि हमको अपने बच्चों को, हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि सिर्फ जॉब ही सब कुछ नहीं है, आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज पर भी फोकस कर सकते हैं। टूल्स फॉर करियर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। रुचि और योग्यता का परीक्षण, हमको उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का टेस्ट लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी रुचि किसमें है, उसकी क्षमता क्या है। ठीक है, तो अगर आप अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से चीजें डिसाइड करेंगे ना, तो सक्सेस डेफिनेट मिलेगी। इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंसेस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हम बैठे बैठे चीजों को नहीं कर सकते। जब तक हम फील्ड में नहीं उतरेंगे, हमको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वास्तविक अनुभव से व्यवहारिक ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं, इसलिए हमको इनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो फील्ड में उतरे, इंटर्नशिप्स में और वर्क एक्सपीरियंस पर फोकस करें। करियर परामर्श, ये जो आप और हम लोग सब करते हैं, एक अच्छा काउंसलर किसी भी बच्चे को मदद कर सकता है। विशेषज्ञ मार्गदर्शन में सही करियर चुनने और भविष्य की योजना बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध, यहाँ लीजिए ना इसका उपयोग, सोशल मीडियाज का, चैनल्स का, चैट जीपीटी का लीजिए, और तमाम चीजें हैं। उससे पूछिए कि भाई मेरी ये संभावना है, मेरे लिए क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। ये मीडिया का अच्छा यूज है। तो करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी युवा को, किशोर को, बच्चों को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करने के लिए। मेंटरशिप और नेटवर्किंग, अनुभवी पेशेवरों से जुड़ना, दिशा, अवसर और प्रेरणा प्रदान करना। जब हम ये ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं कि इतने बच्चों का इंटरेस्ट इसमें है, इतने बच्चों का इंटरेस्ट इसमें है, इतने लोगों का इंटरेस्ट इसमें है, अकॉर्डिंगली हमको उनको मेंटरशिप देनी चाहिए और फिर उनकी नेटवर्किंग पर प्लान करना चाहिए। जब वो अपनी पसंद और अपनी सोच वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। उनको लगता है नहीं यार, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ
और इसमें इतनी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। आइए एक लास्ट स्लाइड पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, और यहां पर ये भगवत गीता का श्लोक है, और यहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी की बात हो रही है, और जो उन्होंने कहा उसी को मैं आपको बता दूं कि असंशयम महाभावो मनोदुर्गम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बहुत सारे चिंता, बहुत सारे विचार, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारा कष्ट, ये केवल आप और हमको ही नहीं है, ये अर्जुन जी को भी था, जो कि श्रेष्ठ धनुर्धर थे, और उनके सामने भी कंफ्यूजन था। भगवत गीता के अध्याय में इसको लिखा है, इस श्लोक में। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको कहा कि भाई अर्जुन, ऐसा नहीं है कि दुनिया में आप ही चिंतित हो, बहुत से और लोग चिंतित हैं। तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान अब मैं इससे कैसे निकलूं, तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता के वश में है, किंतु उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। तो अभ्यास वो महत्वपूर्ण चीज है, और अभ्यास के साथ साथ उन नकारात्मक चीजों से हट जाना जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। तो एक तो नकारात्मक चीजों से हट जाना, जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है उसमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर देना, ये वो चीजें हैं जो व्यक्ति के कंफ्यूजन को, व्यक्ति के तनाव को, व्यक्ति के भविष्य को लेकर चिंताओं के सारी समस्याओं को हल कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आज इस विषय पर हमने आप सभी से चर्चा की, और उम्मीद है कि जो विषय मुझे दिया गया था उसको मैं आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। वो तो आपका फीडबैक मुझे जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आपने मतलब जिस प्रकार से मतलब अपने करियर काउंसलिंग में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय को लेकर आपने समस्त प्रतिभागियों को बताने का प्रयास किया, और साथ साथ में अपना प्रेजेंटेशन भी आपने बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के आधार पर बिल्कुल 45 मिनट फिक्स किया था, आपने बिल्कुल समय में कंज्यूम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सी चीजों में आपने है कि जो हमारा इस सत्र को आपने टू वे कम्युनिकेशन बनाने का पूरा प्रयास किया है, और लोगों की मानसिकता को भी जाना, उनके प्रश्नों को भी उत्तर जानने का प्रयास किया। तो हम ऐसे चाहते हैं कि ऐसे ही वेबिनार हर समय हमारे आयोजित होते रहे, और जिसमें हमारे प्रतिनिधि एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हल कर सके, और साथ में हम उसका निराकरण भी कर सके। ऐसा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और निश्चित रूप से हमारे मध्य में जो हमारे चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा है, जो भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि वे इस संबंध में आज के जो हमारे वेबिनार, जो हमारे प्रवक्ता द्वारा जो विचार रखे गए हैं, उस विषय को लेकर अपनी बात रखें, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलराव जी, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से हम सब लोगों के बीच में विषय रखा है। और सबसे बड़ा, मैं पूरे समय से सुन रहा था, देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि विषय कोई बोला नहीं जा रहा है, ऐसे विषय हमारी आंखों के सामने चल रहा हो, हम इसमें इन्वॉल्व होकर के पार्ट के रूप में से चल रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा था। तो ये बहुत बड़ी आपकी, मुझे लगता है केवल अध्ययन से नहीं होता है, जब हम इस विषय के साथ जीते हैं तब हम उस तरह की बात को रख पाते हैं। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज आपने हम सब लोगों के बीच में अपना महत्वपूर्ण समय और अनुभव को शेयर किया। जी बहुत मैं बहुत देख रहा था आपके उसमें बड़ी अच्छी बातें हम लोग बचपन में सुनते रहते थे परीक्षा के बारे में। स्वर्णकार ने स्वर्ण जब दिया अग्नि में डाल, कांप हुआ पानी भयो देख परीक्षा काल। बोले सबसे श्रेष्ठ धातु भी जब परीक्षा देखती है तो कांप करके पानी बन जाती है। तो स्वाभाविक है परीक्षा जीवन का ऐसा ही क्षण होता है। लेकिन हम लोग बचपन में सुनते थे कि ज्योमेट्री कठिन नहीं है, कई बार पढ़ाने वाला उसको कठिन बना देता है। तो जिंदगी भी ऐसी इतनी कठिन नहीं है, लेकिन इधर उधर की हम उसको बना देते हैं। वास्तव में अगर हम उसको सुलझाने का प्रयास करने लगें, और हम यह प्रयास करने लगें कि हम इसको एक सुलझाना है और सामने वाले के लेवल पर जाके बात करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम उसकी पिच पर बात करें तो मुझे लगता है सारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि जहाँ समस्याएं हैं, भगवान ने कहा है अर्जुन से कि जहाँ समस्याएं वहीं से समाधान निकलता है।
तो उसी जगह से समाधान भी निकलता है। मैं बहुत ज़्यादा समय से नहीं लेना चाहूँगा कि और भी लोगों की इच्छा है कि आपके इतने अच्छे अनुभव को हम लोग शेयर कर सकें और अपने जो मन में प्रश्न आए हुए हैं उनके उत्तर पा सकें। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद श्यामल राव जी और पूरी सीपीएफ की टीम का, जो एक इतना बड़ा एक टास्क लेकर के चल रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। आज कृपाशंकर जी एक किसी विशेष कार्यक्रम में हैं और वरना कृपाशंकर जी कभी उपस्थित नहीं होते हैं इतने समय में। आज संचलन है कि उसमें गए हुए हैं वो। जी, जी। आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। जी, धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनकी मंशा थी कि बच्चों के लिए कुछ करना है, तो हम लोगों ने पूरी प्लान करके इस प्रकार के हमारे 276वां जो हमारा वेबिनार आज हम संपन्न करने जा रहे हैं और ये कड़ी हमारी उनके प्रोत्साहन के आधार पर उनका जो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम आगे तक इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे और कोशिश करेंगे डॉक्टर सर्वेश्वर साहब से कि जहाँ पे हम कैरियर काउंसलिंग की बात हमने यहाँ पे की है, किशोर संबंधित चुनौतियों की बात की है, इसके बाद कभी ऐसा अवसर हमें मिलता है तो निश्चित रूप से